Hello everyone. Let's discuss a few more questions in the worksheet 8 of chapter Current and Electricity. The first question says, nichrome and copper wire of same length and same radius are connected in series. Current I is passed through them. Which wire is heated up most and why? हमारे पास दो वायर्स हैं. एक वायर है हमारे पास नाइक्रोम की और दूसरी वायर है हमारे पास कॉपर की. दिस इज अ नाइक्रोम वायर एंड दिस इज कॉपर वायर. दोनों की सेम लेंथ है और दोनों का सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है. अगर हमने इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया और इसमें से पास कराया करंट आई, तो हमें बताना है कौन सी वायर ज्यादा हीटअप होगी और क्यों. कैसे पता लगाएंगे, देखते हैं पहले इनकी रेजिस्टेंस क्या है. द रेजिस्टेंस ऑफ दिस नाइक्रोम वायर इज इक्वल टू resistivity of nichrome into length of this wire upon area of cross section of this wire. Here resistivity of copper is resistance of copper is equal to resistivity of copper into length upon area of this wire. दोनों की लेंथ और एरिया सेम है, इसलिए मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट एन और सी नहीं लगाया. एन रिप्रेजेंट्स नाइक्रोम एंड सी रिप्रेजेंट्स कॉपर. किसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है, नाइक्रोम की या कॉपर की? आई नो नाइक्रोम की रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है कॉपर से. कॉपर इज अ कंडक्टर, नाइक्रोम इज अ रेजिस्टर. तो आर एन इज ग्रेटर देन आर सी. इट मीन्स रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम वायर इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर. अब ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, इसका मतलब दोनों में से सेम करंट पास कर रहा होगा. तो हीट प्रोड्यूस्ड इन नाइक्रोम वायर विल बी इक्वल टू आई स्क्वायर आर एन टी and heat produced in copper wire will be equal to I square RCT. सीरीज में कनेक्ट किया है तो दोनों में से सेम टाइम के लिए ही करंट पास होगा. नाउ इससे हमें पता चल रहा है कि हीट प्रोड्यूस्ड इन नाइक्रोम वायर विल बी ग्रेटर देन द हीट प्रोड्यूस्ड इन द कॉपर वायर. दोनों में से किस में ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी? नाइक्रोम वायर में ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी. क्यों? क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है. सो दिस इज द आंसर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज two cells of EMF 1.5 volt and 2 volt having internal resistance 0.2 ohm and 0.3 ohm respectively are connected in parallel. Calculate the EMF and internal resistance of equivalent cell. यहाँ पर हमें दो सेल्स दे रखे हैं जिनकी EMF दे रखी है और इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखी है. हम अगर इन दोनों को रिप्लेस करके एक सिंगल सेल लगाते हैं तो हमें बताना है कि उसकी इक्विवेलेंट EMF कितनी होगी और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी होगी. सिंपल है, इनके डायरेक्ट फॉर्मूले हैं. अगर हम R इक्विवेलेंट देखें तो ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है रेजिस्टेंसेस. तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2. दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 की वैल्यू है 0.2 ओम और R3 की वैल्यू है R2 की वैल्यू है 0.3 ओम. दिस इज इक्वल टू, इनका एलसीएम लेंगे. एलसीएम इज 6, so I'll get this is 30 plus 20 and that is equal to 50. So R equivalent की कितनी वैल्यू आती है? 6 upon 50 ओम. यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं, they don't take the reciprocal और R equivalent लिख देते हैं 50 by 6 ओम, which is absolutely wrong. Equivalent EMF निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? E equivalent upon R equivalent is equal to E1 upon R1 plus E2 upon R2. Now this is equal to E equivalent is equal to R equivalent E1 upon R1 plus E2 upon R2. हमें इन सब की वैल्यूज पता है. R equivalent की भी पता है, E1 E2 R1 R2 की भी पता है. So this is equal to R equivalent कितना है हमारे पास? The value of R equivalent comes out to be 6 upon 50. E1 की वैल्यू है 1.5 divided by 0.2 plus 2 divided by 0.3. So in solving this I'll get LCM. LCM is, here I get 6 upon 50. इनका LCM लेंगे कितना आएगा? 6 and that is equal to 15 into 3 45 plus 40, that is 6 upon 50 into 85 by 6. It gets cancelled. I'll get 85 upon 50. Now without calculator I can calculate it by multiplying and dividing it by 2. तो नीचे 100 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 170.
170/100 is 1.7 volt. So this is the answer of the equivalent EMF. This is 1.7 volt, and we know R equivalent is equal to 6/50 ohm. Now let's move to the next question. Calculate the current drawn from the battery by the network of resistors as shown in the figure. हमारे पास ये फिगर दे रखी है और हमें बताना है कि ये जो नेटवर्क है रेजिस्टर्स का, ये इस बैटरी में से कितना करंट ड्रॉ कर रहा है। इट मीन्स ये कितना करंट सप्लाई कर रही है बैटरी। देखो, ऐसे केसेस में यूजुअली हम क्या सोचते हैं कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा के इन रेजिस्टेंस की जगह एक सिंगल रेजिस्टेंस निकाल देते हैं और फिर उसमें से हम ओम्स लॉ लगा के करंट निकाल देंगे। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है ये एक्स्ट्रा है। अगर ये नहीं होती तो ये 1 ओम और 2 ओम सीरीज में होते और ये 2 ओम और 4 ओम सीरीज में होते और हम सीरीज कॉम्बिनेशन निकाल के इन दोनों का पैरेलल निकाल लेते, हमारा आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है ये, तो हम इस सर्किट को मॉडिफाई करके बनाते हैं। मॉडिफाई करके कैसे बनाते हैं देखते हैं। ये हमारा पॉइंट ए है। ए और बी में, ए और बी के बीच में कौन सी रेजिस्टेंस लगी हुई है? 1 ओम की रेजिस्टेंस लगी है। नाउ अब हमें देखना है कि बी और सी के बीच में कितनी ओम की रेजिस्टेंस लगी है। यहाँ पे 2 ओम की रेजिस्टेंस लगी है। दिस इज द रेजिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी। नाउ सी और डी के बीच में कितनी ओम की रेजिस्टेंस लगी है? 4 ओम की। लेट्स टेक डी पॉइंट हियर, 4 ओम। और डी और ए के बीच में कितनी ओम की रेजिस्टेंस लगी है? दिस इज 2 ओम। यहाँ पर 2 ओम की रेजिस्टेंस लगी है। और उसके बाद बी और डी के बीच में 5 ओम की रेजिस्टेंस है। और ए कनेक्टेड है, ए कौन से टर्मिनल्स कनेक्टेड है? ए और सी टर्मिनल्स कनेक्टेड हैं बैटरी से। तो डजंट इट लुक लाइक व्हीटस्टोन ब्रिज? यस इट डज। और ये एक तरह से दूसरी फॉर्म है व्हीटस्टोन ब्रिज की। वही चीज है, बस थोड़ा सा डिफरेंट वे में रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो अगर ऐसा कोई सर्किट डायग्राम आता है, इट शुड स्ट्राइक योर माइंड दैट इट बिलोंग्स टू व्हीटस्टोन ब्रिज। अब व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर ये P है, ये Q है, दिस इज R एंड दिस इज S, ये 4 रेजिस्टेंसेस हैं। P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, तो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होगा एंड नो करंट विल बी पासिंग इन दिस आर्म। बीच वाली जो आर्म है इसमें तो कोई करंट ही पास नहीं करेगा। देखते हैं क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। 1/2 इज इक्वल टू, ये लेफ्ट साइड का है, राइट साइड में 2/4। यस, द कंडीशन इज गेटिंग सेटिस्फाइड। इसका मतलब अगर हम इस आर्म को हटा दें तो हम हमारे सर्किट में करंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि करंट इस ब्रांच से पास ही नहीं हो रहा है। तो मैंने ये ब्रांच हटा दी। आई हैव रिमूव दिस ब्रांच बी डी। नाउ 1 और 2 सीरीज में है, सो आई कैन रिप्लेस इट विद अ सिंगल रेजिस्टर दैट इज 3 ओम। और ये जो नीचे 2 ओम और 4 ओम, ये दोनों सीरीज में है, तो 2 ohm and 4 ohm means 6 ohm. 6 ohm and 3 ohm are in parallel. So 1 upon R, I'll write it here, 1 upon R is equal to 1 upon 3 plus 1 upon 6. That is 6, 2 plus 1, 3. So R is equal to 2 ohm. अब हमें resistance पता चल गई. This is the equivalent resistance of this circuit. इसका मतलब हमने इस पूरे सर्किट को हटा के एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा दी है कुछ इस तरीके से। इसकी वोल्टेज है, ईएमएफ है 4 वोल्ट, और ये जो रेजिस्टेंस है ये है 2 ओम। सो व्हाट विल बी द करंट? द करंट विल बी गिवन बाय ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। सो आई इज इक्वल टू V अपॉन R, दैट इज 4/2, दैट इज 2 एम्पियर। So this is the answer. This will be the current drawn by the network of resistors from the battery. Let's move to the next question. Question 4 says, what happens if galvanometer and battery are interchanged at the balance point of Wheatstone bridge? Will the galvanometer show any deflection now? इसमें क्या करना है हमें? देखो, Wheatstone bridge क्या होता है हमें पता है।
दिस इज द डायग्राम ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। यहाँ पर मैंने बी और डी के बीच में गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस लगाई है। बेसिकली इट्स अ गैल्वेनोमीटर। यहाँ पर अगर मैं इसको गैल्वेनोमीटर से रिप्लेस कर दूँ, नाउ अगर मैं गैल्वेनोमीटर और बैटरी को इंटरचेंज कर दूं, क्या मेरी बैलेंसिंग कंडीशन डिस्टर्ब हो जाएगी और क्या गैल्वेनोमीटर एक डिफ्लेक्शन शो करेगा? हमें ये बताना है। देखते हैं। हम इस डायग्राम को एक दूसरे तरीके से बनाते हैं। क्या किया मैंने, बी और डी के बीच में बैटरी लगा दी और ए और सी के बीच में मैंने अपना गैल्वेनोमीटर लगा दिया। दिस इज हाउ द सर्किट विल लुक लाइक आफ्टर इंटरचेंजिंग बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर। हमने गैल्वेनोमीटर और बैटरी को इंटरचेंज कर दिया। नाउ अगर मैं इसको एक और मॉडिफाइड तरीके से बनाऊं, मैंने इसको थोड़ा सा रोटेट कर दिया है और B और D के बीच में है मेरी बैटरी, लाइक दिस। और A और C के बीच में है मेरा गैल्वेनोमीटर। नाउ इस केस में मेरी बैलेंसिंग कंडीशन क्या आ रही थी? P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। तो मैथमेटिकली देखें तो क्या मैं इसमें लिख सकती हूँ R अपॉन P इज इक्वल टू S अपॉन Q। यहाँ पर मैं R को P को R के नीचे लेके गई और S को मैं ऊपर ले गई। नाउ अगर मैं यहाँ पर देखूँ, ये व्हीटस्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर की नल डिफ्लेक्शन कब होगी? जब ये बैलेंस कंडीशन में होगा। और इसकी बैलेंसिंग कंडीशन क्या होगी? R अपॉन P शुड बी इक्वल टू S अपॉन Q। क्या ये चीज है? यस, ये चीज इस सर्किट में भी सेटिस्फाई हो रही है। तो ये इसमें क्यों नहीं? इसमें भी होनी चाहिए बैलेंसिंग कंडीशन के लिए। अगर इस सर्किट में सेटिस्फाई हो रही है, इट मीन्स हमारा अभी भी व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है और गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। नो करंट शुड बी पासिंग थ्रू दिस गैल्वेनोमीटर आर्म। सो अगर मैं बैटरी और गैल्वेनोमीटर को इंटरचेंज कर देती हूँ, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बैलेंस रहेगा व्हीटस्टोन ब्रिज और हमारी गैल्वेनोमीटर विल शो नल डिफ्लेक्शन।